This is day 6, idioms and phrases. फर्स्ट है आपका to be a jack of all trades and a master of none. Master of none या a master of none, it doesn't matter. To be a jack of all trades and a master of none. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर कार्य को थोड़ा थोड़ा जानना पर किसी भी कार्य पर पूरी पकड़ या एक्सपर्टीज ना होना। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि छोटे मोटे काम तो उस व्यक्ति से आप करा लोगे, पर जब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, कोई काम ऐसा होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप उस व्यक्ति के पास नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसको जस्ट एक सुपरफिशियल लेवल पर सारे काम आते हैं, पर उसकी मजबूत पकड़ किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन होगा। नेक्स्ट होगा, सो वी आर सेइंग हर काम को थोड़ा बहुत जानना पर किसी भी काम पर पूरी पकड़ ना होना। मेक दिस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑफ नन। आई एम नॉट कंफर्टेबल, अ मास्टर करो क्योंकि हमने यहाँ अ करा है ना। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ मास्टर ऑफ नन। हर काम को थोड़ा बहुत जानना पर किसी काम पर पूरी पकड़ ना होना। और इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू नो अ लिटिल अबाउट एवरीथिंग। भाई मुझे अगर नल का काम है वो भी थोड़ा बहुत आता है, फ्यूज़ वूज़ रिपेयर करना है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है वो भी आता है ना। इस तरीके से मुझे बहुत सारे छोटे मोटे काम आते हैं, पर किसी भी काम को मैं पूरी तरह से जानता नहीं हूँ। तो टू नो अ लिटिल अबाउट एवरीथिंग बट टू हैव नो एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ देम। उनमें से किसी पर भी हमें एक्सपर्टीज नहीं है। सेकंड है टू रन विथ द हेयर, खरगोश, एंड हंट विथ द हाउंड्स। टू रन विथ द हेयर एंड हंट विथ द हाउंड्स, इसमें टू इम्प्लाइड है, टू हंट विथ द हाउंड्स। हाउंड्स यानी डॉग्स, हंटिंग डॉग्स, हाउंड्स। और हेयर है वो शिकार जिसके पीछे वो कुत्ते दौड़ेंगे। तो हेयर के सामने तो आप प्रिटेंड करो कि आप हेयर का साथ दे रहे हो, परंतु हेयर को प्रताड़ित करने वाला या अटैक करने वाला जो भी है, हाउंड्स, उनके सामने आप उनके सगे हो। यानी आप हेयर की सारी पोल यहाँ खोल रहे हो। हेयर पहले ही कमज़ोर स्थिति में है और आप दिखावा ये कर रहे हो कि उसको सपोर्ट कर रहे हो, पर आप एक्चुअली उसके सगे नहीं हो, क्योंकि आप उसकी पोल जाकर हाउंड्स के सामने कर रहे हो, खोल रहे हो। सो ये एक दोहरा गेम खेलना, डबल गेम खेलना, जैसे अंग्रेज़ों का शासन था, है ना। तो सपोज़ कुछ इंडियंस सपोज़ ऐसे थे जो कि इंडियंस के सामने तो इंडियंस के सगे हैं, पर फिर वो सारी पोल जाकर अंग्रेज़ों के सामने खोल दें, तो फिर दे आर, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। थर्ड है, तो इसका मीनिंग होगा दोहरी नीति अपनाना। एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में करेक्ट हो या नहीं, आपको सेंस समझ में आ गया है ना क्या है? डबल गेम खेलना। इंग्लिश मीनिंग देखो, टू प्रिटेंड टू बी अ सपोर्टर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप बट टू ऑल्सो एड, मदद करना, द ऑप्रेसर्स ऑफ द पर्सन और ग्रुप। मतलब आप दिखावा ये कर रहे हो कि उस प्रताड़ित व्यक्ति का साथ दे रहे हो, है ना। टू प्रिटेंड, ढोंग करना। टू बी अ सपोर्टर, कि आप पक्ष ले रहे हो, ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? टू ऑल्सो एड, पर आप मदद कर रहे हो द ऑप्रेसर्स ऑफ द पर्सन और ग्रुप, जो प्रताड़ित कर रहे हैं एक्चुअली इसको, इस पर्सन या ग्रुप को, उन लोगों का भी आप साथ दे रहे हो। तो नाउ यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। कई बार ये चोर पुलिस के गेम में इस तरीके के हो जाते हैं ना, खबर देते हैं, फिर उसका भी साथ देते हैं, फिर वहाँ जाके उधर भी पोल खोल देते हैं। ऐसे सिचुएशंस आपके रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स है। ब्लैक शीप जनरली किसी परिवार
या ग्रुप के संदर्भ में ब्लैक शीप यूज़ होता है। ब्लैक शीप का मतलब एक बदनाम व्यक्ति। भाई एक परिवार है, सब कुछ एवरीथिंग वेरी नाइस, बाहर से देखो तो फलाना ये है, वो वाला वो है, वो वाला वो है, परंतु उस फैमिली में एक ब्लैक शीप है और ये परिवार बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि इस व्यक्ति के बारे में बाहर के लोगों को पता चले, इसके बारे में ना पता चले तो बेटर ही है, क्योंकि ये व्यक्ति एक डिसग्रेस है हमारे लिए, एक कलंक की तरह है हमारे परिवार के नाम पर। तो ही बिकम्स अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली और ग्रुप, बदनाम व्यक्ति, अ डिसग्रेस टू अ फैमिली और ग्रुप। और चौथा है टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हम जो मारे मारे फिरते हैं किसी काम को कराने के लिए, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स, किसी दफ्तर में आपको किसी साहब के दस्तखत चाहिए, तब जाकर आपका ये जो प्लॉट है ये रेगुलराइज होगा। अब आप वहाँ जाते हो, वो कहते हैं आप फलाने दफ्तर में जाओ, फिर आप वहाँ जाते हो, वो कहते हैं कि नहीं आप वापस वहीं जाओ, पर आपकी ना आप उस व्यक्ति से बात करो। आप इधर से उधर, उधर से इधर भागते दौड़ते रह रहे हो और आपका काम नहीं बन पा रहा। यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। वो कह रहा है वहाँ तो वहाँ जा रहे हैं, वो कह रहा है वहाँ तो वहाँ जा रहे हैं। दिस इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अक्सर हो जाता है हमको जब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कोई कागज़ चाहिए होता है, तो हम रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट करते हैं, मारे मारे फिरना। टू मेक सेवरल अटेम्प्ट्स टू गेट समथिंग डन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप किसी काम को बनाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे हो। मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट और पर्सन टू अनदर। वो कह रहा है वहाँ जाओ तो आप वहाँ जाते हो, वो कह रहा है वहाँ जाओ तो वहाँ जाते हो। इसलिए ये है टू मेक सेवरल अटेम्प्ट्स टू गेट समथिंग डन, टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मुझे एक्चुअली वो जो इसका एक हिंदी इक्विवेलेंट तुम लोगों ने बताया था, दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है? सपोज़ एक जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, किंग ब्रूस वगैरह राजा था और उसने अपने राज्य को गंवा दिया, फिर वो भटकता रहा यहाँ वहाँ, वो तो दर दर की ठोकरें खाना है। बट क्या वो कुछ किसी काम को कराना चाह रहा है, उस काम को कराने के चक्कर में इधर उधर मारे फिर रहा है, वो वाला सेंस नहीं है। रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट में वो वाला सेंस है, किसी चीज़ को करवाने के चक्कर में आप इधर उधर भागते जा रहे हो कराने की कोशिश में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इज इट क्लियर? डिफरेंस है, माइल्ड डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि ऑप्शंस में वो बहुत बारीकी से डिफरेंस होगा। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा टू गेट समथिंग डन। हम कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, उसके चक्कर में हम भागे भागे फिर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो, इनफ फॉर टुडे।